हमारे वरिष्ठ नेता माननीय शिक्षा मंत्री कला व संस्कृति डॉक्टर वी कला साहब, राज्य मंत्री युवा मामलों के अशोक चांदना जी, कुमार शांत जी, नरेश कुमार ठकराल जी, मनीष कुमार शर्मा जी, भुवनेश जैन साहब, महेंद्र सिसोदिया जी, धर्मेंद्र सिंह जी, पूर्ण सिंह शेखावत जी, मेजर पुष्पेंद्र सिंह जी और तमाम उपस्थित नेहरू युवा केंद्र, NSS, NCC, स्काउट गाइड्स के पदाधिकारीगण, 150वीं महात्मा गांधी जयंती समारोह के तमाम सदस्यगण और पूरे राजस्थान भर से जो साथी बैठे हुए हैं, हमारे तमाम संगठनों के जिला कलेक्टर साहबान और तमाम अधिकारीगण और प्रदेशवासियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर मुझे खुशी है कि आज ये आयोजन किया गया। इसके लिए मैं BD कला साहब को, अशोक चांदना जी को और मनीष शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम आते ही पूरे देश के नौजवानों में एक नया जज्बा पैदा होता है, एक वो भाव पैदा होता है किस प्रकार से एक उस जमाने के महापुरुष ने वो करिश्मा कर दिखाया। अभी मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि विदेश की धरती में जाकर के उन्होंने आर्मी का गठन किया। उनकी हिम्मत और साहस को दाद देनी पड़ेगी। उस जमाने में आर्मी का गठन करना, INA का भर्ती करना हमारे मुल्क के लोगों का, और मुझे खुशी है कि उसके अंदर राजस्थान के भी सपूत सीकर के दाताराम के पास, काटवा गांव के नाथुराम गुर्जर, गुलाब सिंह शेखावत, शवाई सिंह झुंझुनू के बुढ़ाना गांव के शडूराम कृष्णिया जैसे फ्रीडम फाइटर्स ने आज़ाद हिंद फौज में शामिल होकर के राजस्थान का गौरव बढ़ाया। अभी कल्ला जी बता रहे थे किस प्रकार से उनका रिश्ता रहा है राजस्थान से भी, किस प्रकार से उनके शहीद होने के बावजूद भी यहाँ उनका नाम हमें रखने का प्रयास किया गया। बाकी बातें तो मेरे पूर्व वक्ताओं ने, कुमार प्रसाद जी ने सब बातें कही है, और मैं समझता हूँ कि उनका व्यक्तित्व जो विराट था, उनका त्याग बलिदान की कहानी अलग अलग तरह की है। किस प्रकार उन्होंने ज्वाइन नहीं किया ICS सर्विसेज को, सिर्फ इसलिए कि मुझे देश की आज़ादी के जंग में हिस्सा लेना है। गांधी से प्रभावित होकर वो आज़ादी जंग में कूद पड़े थे, और जिस प्रकार से उन्होंने जिंदगी बिताई और जिस प्रकार से जेलों बंद रहे, एक लंबा इतिहास बना दिया उन्होंने। और ये बात हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस में मतभेद थे, और अगर आप उनके इतिहास पढ़ें तो आपको, और नई पीढ़ी को प्रेरणा लेने की बात है, प्रेरणा लें कि हम लोग किस प्रकार उस वक्त के महान नेताओं में मतभेद होते थे पर मन में भेद नहीं होते थे। चाहे वो पंडित नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी क्यों नहीं हो। ये जो किस्से कहानी बोलते हैं मुझे बड़े तरस आता है इनके ऊपर कि ये विपक्ष के लोग, ये RSS और BJP के लोग, ये अपराध बोध से ग्रसित है, गिल्टी कॉन्शियस है ये, क्योंकि इनकी कोई भूमिका रही नहीं है, ना आज़ादी की जंग में, ना आज़ादी के आंदोलन के अंदर, ना त्याग, ना बलिदान, ना कुर्बानी। एक व्यक्ति जेल नहीं गया इनका, एक व्यक्ति जेल नहीं गया, बल्कि आज़ादी के वक्त में जब ये लड़ाई चल रही थी, संघर्ष चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ में, तब कई बार तो वीर सावरकर के बारे में कहते हैं उन्होंने तो अंग्रेजों के लिए भर्ती प्रारंभ की यहाँ पर सैनिकों की।
तो आज इतने अपराध तो से ग्रसित है कि इनके पास और कोई बात है ही नहीं। कभी गांधी को इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। आज भी देखिए आप, इनके लोग गॉडसे को पूजा करने लग गए, मूर्ति लगाने लग गए। इनको क्या अधिकार है ये देश के नौजवानों को गुमराह करने का? ये पूरे देश को गुमराह करते रहते हैं। इतिहास तो ये जानते हो कि तोड़ना मरोड़ना जानते हैं। अमर जवान ज्योति हटा दी, आप सोच सकते हो। एक एक के फैसले इसलिए है कि पिछली उपलब्धियों को समाप्त कैसे करें। 70 साल में कुछ नहीं हुआ। जो कुछ देश बना है वो आज विज्ञान तकनीकी ये सब 7 साल में बना है। जिस रूप में इनके रवैये हैं वो देश हित में नहीं। आज देश को जरूरत है शांति, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, सद्भावना का माहौल आपस के अंदर। क्या वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी, जैन हो, उस भावना से हम लोग इस देश को मजबूत बना सकते हैं, एक अखंड रख सकते हैं। और इस भावना से हम इस मुल्क को विकास और विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। जहाँ शांति है वहाँ विकास होता है और वही मुल्क आगे बढ़ता है। वही गांव हो चाहे वो परिवार में क्यों नहीं हो, जहाँ अशांति होती वो झगड़े में पीछे जाती है। और नई पीढ़ी को गुमराह करने का क्या अधिकार इनको? अगर आप देखें कि जब पंडित नेहरू जेल में थे, उनकी पत्नी कमला नेहरू खुद फ्रीडम फाइटर थी, वो बीमार हो गए, टीबी हो गई उनको, तो सुभाष चंद्र बोस लेके उनको जर्मनी गए, उनका इलाज करवाया, उनके साथ रुके जब तक कि पंडित नेहरू जेल छोड़ के नहीं आ गए। वहां पर कितने किस्से कहानी उनके यहाँ है। पंडित नेहरू के घर रुकते थे। जब फॉरवर्ड ब्लॉक बना दी उन्होंने, अलग से पार्टी बना दी अपनी, तभी उनके घर रुकते थे। राष्ट्रपिता की उपाधि भी सुभाष चंद्र बोस ने दे दी। अभी कुमार प्रसाद जी कह रहे थे कि जय हिंद के नारा, जय हिंद बोलते ही एक मन में देश के लिए गर्व की अनुभूति होती है। और पंडित नेहरू ने उनको याद करने के लिए तो नारा लगाया था जय हिंद का। इंदिरा गांधी को हमने जय हिंद बोलते हुए देखा। हर कांग्रेस नेता जय हिंद बोलता है। ये आरएसएस में है क्या बोलते हैं? तिरंगे झंडा नहीं लगाते अपने हेडक्वार्टर पर नागपुर के अंदर। आप कल्पना करो, तिरंगे झंडे को ये स्वीकार नहीं करते थे, अब जाके स्वीकार करने लगे ये। अब गांधी को मानने लगे। हर हस्ती देश में महापुरुष के रूप में हुई है। उसकी त्याग बलिदान की कहानी बहुत ही मार्मिक है, प्रेरणा देने वाली है, प्रेरणा देने वाली है। दुर्भाग्य से आज जो लोकतंत्र की बात हम करें, लोकतंत्र में सबसे बड़ी टॉलरेंस पावर चाहिए। लोकतंत्र का मायने यही है कि किस प्रकार से आप अपने असहमति रखने वाले व्यक्ति का ही मान सम्मान करें, उनकी भावना का इज्जत करें। अपनी आलोचना करने वालों को भी आप ध्यान से सुने उस बात को। आज तो असहमति व्यक्त करने वाले तो देशद्रोही बन जाते हैं। कितने साहित्यकार, पत्रकार जेलों में बंद रहे हैं, कोई सोच सकता है? खाली मूर्ति लगा दो आप सुभाष चंद्र बोस की, उसे काम नहीं करता है। ये तो आपका दिखावा है। विचारधारा की बात करो आप तो। सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा क्या थी? वही थी जो है कांग्रेस की, चाहे वो संविधान में लोकतंत्र की बात की गई या समानवाद की बात की जाती है, धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है, हिंदू मुस्लिम की बात की जाती थी, तो सुभाष चंद्र बोस के पक्षधर थे। रास्ते अलग हो सकते हैं, गरम दल और नरम दल तो कांग्रेस के अंदर ही हुआ करते थे। तो आज किस प्रकार ये मुल्क में लंबी लड़ाई लड़कर के मुल्क को आजाद करवाया महात्मा गांधी के नेतृत्व में। गोपाल कृष्ण गोखले हो, चाहे लोकमान्य तिलक हो,
फिरोज शाह मेहता हो, बड़े बड़े हस्तियां थी उस जमाने के अंदर, लंबे फहरिस्त थे उनकी। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया। तो अम्बेडकर साहब कौन से कांग्रेस में थे वो? आप कल्पना कीजिए, उस वक्त में फिर उनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया। श्याम प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक थे, वो मंत्री बने नेहरू कैबिनेट के अंदर, ऐसे बन गए। क्या जमाना था जहाँ मतभेद होना अलग बात है, परंतु मनोभेद नहीं हो, देश हित के लिए हम सब एक हैं, वो भावना हुआ करती थी। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? आचार और तनाव का, हिंसा का माहौल है देश के अंदर। लोकतंत्र खतरे में ऐसा महसूस होता है। इतने आर्टिकल आते हैं, आप देखें तो लिखने वाले साहित्यकार, लेखक भी थक गए, धीरे धीरे थकते जा रहे हैं। बहुत ही चिंताजनक बात है ये कि देश का लेखक हो, साहित्यकार हो, पत्रकार हो, जिसकी लेखनी में ताकत है, वो मुल्क की दिशा तय करते हैं, वो थकते जा रहे हैं। कितना लिखेंगे? इसलिए आज जब 125 वर्ष जयंती मना रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की, तो मैं तो एक कहने को बहुत कुछ बातें कोई भी कह सकता है, कोई कम पड़ेगी, पर मैं समझता हूँ कि मैं तो वहां मणिपुर में भी गया, उनकी जो स्मारक बना हुआ है बॉर्डर पर, तो मैं कहना चाहूंगा इस मौके पर कि ये ऐसे मौके आते हैं जब हम लोग चिंतन करें, मनन करें, सच्चाई क्या है, इतिहास पढ़ें और नई पीढ़ी को गुमराह होने से बचाएं। इसलिए मैंने कहा ये खुद अपराध बोध से ग्रसित है, इसलिए ये सच्चाई के सामने आने देना चाहते हैं। उसके बजाय गुमराह करो, आप ध्यान डाइवर्ट कर दो। साथ मतभेद थे, अरे क्या उस जमाने में क्या बातें होती थी, कैसा भावना होती थी, सबके उद्देश्य एक होते थे, कैसे हम आजाद करवाएं मुल्क को, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, वो भावना होती थी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा नई पीढ़ी के हमारे नौजवानों को कि कल आने वाला कल आपका है, देश के कर्णधार आप हैं। आपको सच्चाई में, सत्य में, अहिंसा में, और जो भावना है प्रेम की, मोहब्बत की, भाईचारे की, जिससे समाज मजबूत बनता है, एकजुट रहता है, उसको अपना करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये धर्म और जाति के नाम पे जो राजनीति चल रही है, देश का दुर्भाग्य है कि आज 70 साल के बाद में भी, 75 साल के बाद में भी आज भी धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करके लोग सत्ता में आते हैं। अरे लड़ी करो विचारधारा की, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता है। विचारधारा तो आरएसएस, बीजेपी की भी हो सकती है अपनी, हमें एतराज नहीं उसके अंदर। आप अपनी बात कहो, हम अपनी बात कहें, जनता फैसला करे। तो अगर आप लोगों को भड़काओगे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लोग गुमराह होंगे, क्योंकि धर्म और जाति ऐसी चीज है कि गुमराह होने में वक्त नहीं लगता है। ये देश अनेकता में एकता वाला मुल्क है। इसमें तो मैं समझता हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम आने वाले वक्त के अंदर किस प्रकार से उनका जो रास्ता था, जो उन्होंने तय किया था, वो उस की बात थी जब देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करवाना था। रास्ते पर माहौल बना है देश के अंदर। नई पीढ़ी को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, अध्ययन करें वो लोग, इतिहास की पुस्तकों को पढ़े, सच्चाई को सामने रखे और अपने जीवन को कामयाब करे। मानव संसाधन ऐसा बने देश के अंदर जो देश के काम आए। हमारे महान संस्कृति, संस्कार, परंपरा महान है देश की, उसको अपनाए, बजाय इसके कि हम लोग जातिवाद और धर्म के नाम पे एक दूसरे के खिलाफ में माहौल बनाते जाएंगे तो ये देश के हित में नहीं है। तो खुशी है कि मनीष शर्मा जी ने कोऑर्डिनेट करके
प्रोग्राम को आयोजित किया, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और तमाम साथी जो हमारे बैठे हुए हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में कहना चाहूँगा, कोरोना जो है ये अभी गया नहीं है। ओमिक्रॉन दूसरी वेव में जो हालात थे डेल्टा के, वैसा नहीं है। इसलिए हम लोग लापरवाह हो रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तेज गति से फैल रहा ओमिक्रॉन भी। पर जो पोस्ट कोविड प्रॉब्लम होती है वो दूसरी लहर में बहुत भयंकर हुई थी। किसी को हार्ट, किसी को लंग्स, किसी को अस्थमा, किसी को किडनी, किसी को पैरालिटिक अटैक। तो ये बहुत खतरनाक महामारी है ये। और अभी भी मैं कहना चाहूंगा कि जो ओमिक्रॉन है, इसके पोस्ट कोविड क्या असर पड़ेगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी बहुत ही तेज गति से फैलता, संक्रमित करता व्यक्ति को पूरा परिवार आ रहे हैं। परंतु फॉर्चुनेटली ऑक्सीजन की और जो पहले हॉस्पिटल की मांग हुआ करती थी आईसीयू बेड की, वो स्थिति इस बार नहीं है, क्योंकि ये लंग्स तक नहीं पहुंच पा रहा है। खांसी जुकाम और बुखार तक ही सीमित रहता है। 5-4 दिन में ठीक भी हो जाते हैं कई लोग। इसलिए भारत सरकार भी कह रही है कि आप 5 दिन के बाद में तो वापस टेस्ट करवाओ मत। तो कोई घबराने की बात नहीं है, और सावचेत रहने की बात है। सावचेत नहीं रहेंगे, ये फैलता जाएगा, तो पता नहीं है अपने नए रूप में भी आ सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा तेज गति से फैलता है तो नया म्यूटेंट बन जाता है, हो सकता है वो खतरनाक हो, कोई कुछ नहीं कह सकता। और अमेरिका में 10-10 लाख लोग प्रतिदिन आ रहे हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े वहां पर, जो इंडिया में हमारे देश में ये स्थिति नहीं है। जर्मनी की स्थिति अलग है, इंग्लैंड की अलग स्थिति है, इटली की अलग है, स्पेन की अलग है। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। आप जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, आप कम से कम, क्योंकि आप सब जुड़े हुए लोग प्रभावशाली लोग हैं, समाज आपका मान सम्मान करता है, आपकी बात का वजन है। जहां संभव हो आप इस बात को एक मैसेज दें कि इस प्रकार से आपको कोरोना से बचाव करके चलना पड़ेगा। और कम से कम एटलीस्ट मास्क लगाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो लड़ाई आप सबके आशीर्वाद से लड़ी गई राजस्थान में, कोविड जंग की लड़ी गई, उसमें राजस्थान का मान सम्मान पूरे देश में, दुनिया में बढ़ा, बिरौड़ा मॉडल भी हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जंग हम जीतेंगे। और वैक्सीनेशन भी शानदार हुआ राजस्थान के अंदर और देश के अंदर। वैक्सीनेशन के कारण ही बचा हुआ है। ये जो हॉस्पिटल भर्ती नहीं हो पा रहे हैं उसका कारण ये है कि वैक्सीनेशन के कारण से मृत्यु दर बहुत कम हो गई। मांग करी हम लोगों ने 12 साल के बच्चे भी हो, 5 साल तक के बच्चों क्यों नहीं ले, क्योंकि कई मुल्कों में 2 साल तक के बच्चों को भी होने लगी वैक्सीनेशन। हमारी सरकार की, भारत सरकार की तैयारी होनी चाहिए, वो अभी से 2 साल, 5 साल, 10 साल की तैयारी करे, जिससे कि चौथी लहर भी आ जाए तो कोई तकलीफ नहीं आए। जब 30 लहर में तकलीफ नहीं आई क्योंकि हमने वैक्सीन अच्छा करवा दिया। ये तमाम बातें जो है जनता के सहयोग से ही पूरी होगी। खाली सरकारी मशीनें अकेले कुछ नहीं कर सकती। बाकी तो हमारे प्रदेश के अंदर भी डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, जितने भी आशा सहयोगी हो, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, हर विभाग के कर्मचारी हो, पुलिस कांस्टेबल भी क्यों नहीं हो, सबने, धर्म गुरुओं ने, एनजीओ ने, एक्टिविस्ट ने, पॉलिटिकल पार्टी कार्यकर्ताओं सबने मिलकर लड़ी। हमने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। तो मुझे खुशी है कि पहले लहर के अंदर भी जो लॉकडाउन हो गया था तो सबने एक दूसरे की मदद करी। एनजीओ ने भी की, दूसरों ने करी, और समय निकल गया। सरकार भी पूरी तरह साथ खड़ी रही उन लोगों के। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, इस कोरोना जंग के अंदर भी ध्यान रखें। आप सब लोग जुड़े इसी से, इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। यही बात कहता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ और साथ ही साथ आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, जो जिम्मेदारी आपने दी है कि नई पीढ़ी को जुड़कर प्रदेश की सेवा करनी है,
हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं, चाहे कोरोना का मामला हो या राजस्थान के अंदर पूरी शांति और अहिंसा में, तो हमारे सभी युवा साथी आपकी प्रेरणा से आने वाले समय में इस कार्य को संपूर्ण करेंगे। आप सभी जिला कलेक्टर साहिबान से भी आग्रह रहेगा कि जो निवेदन आपसे पूर्व में किया उसको ऐसा प्रकोष्ठ का गठन करते हुए 30 जनवरी आपके सामने आ रही है, जब मुख्यमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की है अभी कोरोना के बारे में भी, तो हम 75, क्योंकि 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, तो हमारे जो 75 साथी हैं एनएसएस के, अपने एनवाईके के, एनसीसी के और स्काउट गाइड के, इनके आप एक शांति मार्च 30 जनवरी को जिला स्तर पे और उपखंड स्तर पे आप निकालें, जिससे कि उनके हाथों में महापुरुषों के संदेश के साथ साथ कोरोना के बचाव की भी तख्तियां होंगी, तो पूरे प्रदेश में उनको एक संदेश जाएगा। जनता भी आगे बढ़कर अपने बच्चों को जब देखेगी संदेश देते हुए, तो वो राज्य सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलेगी। आप सबने अपना अमूल्य समय दिया। मैं सभी हमारे वक्ता श्री कुमार प्रशांत जी, श्री सतीश राय साहब का और विभाग की ओर से आदरणीय हमारे कल्ला साहब के मार्गदर्शन का और अशोक चांदना साहब के सहयोग का विशेष रूप से आभारी हूं, और नरेश टकराल साहब और सभी हमारे एनएसएस के, एनसीसी के, एनवाईके के और स्काउट गाइड के सभी अधिकारियों का, युवा साथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।